वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और ये होने वाला है पार्ट 2 होंडा शाइन इंजन रिबिल्ड का। पार्ट 1 में जैसे कि आपने देखा कि हमने जो आरएच कवर है उसको कंप्लीटली असेंबल कर लिया था। और अगर आपने पार्ट 1 है उसको नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसको चेकआउट कर लें। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पर हम जो स्टार्टर मोटर है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसकी जो ये वाली ओरिंग है मेक श्योर ये डैमेज ना हो और साथ ही साथ इसको आप अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट कर लें। उसके बाद स्टार्टर मोटर है उसको उसका जो स्लॉट है वहाँ पर पोजीशन करना है और फिर इसको थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करना है। और अगर आप इसको पुश नहीं कर पाएँ तो फिर आप एक मैलेट की हेल्प से भी इसको थोड़ा सा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको लगाना है। और अभी आरएच साइड में जितना भी काम था वो हो चुका है। बस यहाँ पर एक डिपस्टिक है वो लगानी रह गई है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लगाऊंगा बिकॉज उससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है ये पता करने में कि जो इंजन ऑयल है वो फिल किया है या नहीं किया है। तो आप चाहे तो ये टिप है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एलएच साइड पे मूव ऑन करते हैं। और एलएच साइड में मूव ऑन करते टाइम सबसे पहली चीज़ जो कि मैं शुरुआत में बताया करता था, लेकिन अब बिकॉज ये जो आउटपुट शाफ्ट है इसकी वजह से काफ़ी सारी ऑयल सील्स हैं वो डैमेज मैं भी कर चुका हूँ और मैंने काफ़ी ऑयल सील्स डैमेज होते हुए देख भी लिए हैं। तो इसलिए इतना काम करने के बाद में मैं जो एलएच साइड की जो आउटपुट शाफ्ट की ऑयल सील है वो लगाना प्रीफर करता हूँ। लेकिन सेम केस जो गियर शाफ्ट की ऑयल सील है उसके साथ नहीं है, वो आपको पहले ही लगानी है। इस केस में मैंने नहीं दिखाई बिकॉज ये जो ऑयल सील है ये पहले वाली ही लगी हुई है बिकॉज ये रिसेंटली रिप्लेस हुई थी और ये स्टॉक में भी अवेलेबल नहीं थी। तो इसलिए जो गियर शाफ्ट की ऑयल सील है वो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करनी है और जो आउटपुट शाफ्ट की ऑयल सील है वो इतना काम करने के बाद में इंस्टॉल करनी है। तो अभी ये जो सील है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आउटपुट शाफ्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है जिससे कि जो लुब्रिकेशन है वो सही तरीके से हो जाए। और उसके बाद जो ऑयल सील है उसका जो आउटर डायमीटर है उसके ऊपर और थोड़ा सा ऑयल जो इसका इनर डायमीटर है उसके ऊपर लगाना है। और उसके बाद इसको जस्ट सिंपली कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। और यूजुअली ये हाथ से ही प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से ना हो तो आप एक इसका आउटर डायमीटर है उसकी साइज़ का सॉकेट लेकर के भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अब बारी आती है उन स्टॉपर प्लेट्स को लगाने की जो कि क्रैंकशाफ्ट का जो बेरिंग है उसको होल्ड करके रखती हैं। तो बेसिकली ये 3 स्टॉपर प्लेट्स हैं और इनके 3 सेम साइज़ के 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं। और जो स्टॉपर प्लेट है उसको लगाना काफ़ी सिंपल है। इसका जो ये बेंड हो रखा जो सेक्शन है ये अंदर की साइड जाएगा और जो बेरिंग है उसके अंदर एक कट बना हुआ है ये उसके अंदर जा करके लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आप जो बोल्ट है उसको लगा सकते हैं। और सेम प्रोसेस बाकी की जो 2 प्लेट्स हैं उनके लिए है। और उसके बाद इनको टाइट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है जो टाइमिंग चेन है उसको लगाने की। तो अगर आप नई टाइमिंग चेन यूज़ करने वाले हैं तो वो थोड़ी सी लुब्रिकेटेड ऑलरेडी आती है। मेरे केस में मैं पुरानी यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैंने थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है इंजन ऑयल की हेल्प से। उसके बाद इसको इस साइड से इंसर्ट करना है और जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसके अराउंड इसका जो गियर है उसके अंदर इसको लॉक करके कुछ इस तरीके से छोड़ देना है अभी के लिए। उसके बाद इसका जो डैम्पर है उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो स्लीव है वो लगेगी और स्लीव में एक साइड कट बना हुआ है तो ये कट बनी हुई जो साइड है वो नीचे की साइड रखेंगे। उसके बाद इसकी जो स्प्रिंग है वो लगेगी, फिर इसकी स्टॉपर प्लेट और उसके बाद इसका 8 मिलीमीटर का बोल्ट। तो कट को नीचे की साइड रखते हुए इसको इसका यहाँ पर जो होल बना हुआ है उसमें ड्रॉप करना है। थोड़ा सा आप इसको भी लुब्रिकेट कर लें। और अगर आपने कट साइड डायरेक्शन में रखा है तो जो स्लीव है वो इसका ये वाला जो पार्ट है उससे फ्लश या फिर थोड़ी सी नीचे जा करके फिट हो जाएगी। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसको लगाना है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। फिर बारी आएगी जो प्लेट है उसको लगाने की। तो प्लेट को कुछ इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से इसको होल्ड करके इसका जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको लगा देंगे। और उसके बाद जो बोल्ट है उसको टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको इंस्टॉल करने की। बेसिकली जो राइट साइड में जो गाइड लगती है उसको पहले इंस्टॉल करेंगे बिकॉज ये यहाँ पर माउंट होती है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर माउंट करना है। तो इसको इस साइड से ड्रॉप इन करेंगे और उसके बाद जो इसका माउंट है वहाँ पर इसको लगा देंगे। और थोड़ा सा हमें टाइमिंग चेन है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एक बार।
और ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। फिर से जो टाइमिंग चेन है उसको उसकी जो पोजीशन है, जो बेसिकली उसका स्प्रोकेट बना हुआ है, उसके अंदर लगाना है। उसके बाद बारी आती है ये जो स्टॉपर प्लेट है इसको लगाने की। तो जो स्टॉपर प्लेट है वो कुछ इस तरीके से लगती है। ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ आकर के इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसके जो 2 बोल्ट्स हैं उन दोनों बोल्ट्स को लगाना है। इसमें ये 2 बोल्ट्स लगने वाले हैं। तो जो बड़ा वाला बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से, और जो छोटा वाला बोल्ट है वो यहाँ पर, और उसके बाद दोनों जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना है। अब बारी आती है जो मैग्नेट है उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन मैग्नेट को इंस्टॉल करने से पहले इसका जो 1 वे क्लच वाला सेक्शन है उसके अंदर कुछ स्प्रिंग्स और बॉल्स लगी रहती हैं, तो मेक श्योर आप उनको अच्छे से चेक कर लें। तो सबसे पहले अगर आपने जो 1 वे क्लच है उसको रिमूव कर लिया है तो इसमें इस साइड 6 बोल्ट्स लगते हैं जो कि स्टार शेप का जो सॉकेट आता है उसकी हेल्प से टाइट या लूज होते हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा अगर आपने इसको ओपन कर लिया है और भूल गए हैं तो। उसके बाद बारी आती है कि ये जो बॉल्स हैं और स्प्रिंग्स हैं उनको आप कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें टोटल 6 बॉल्स और 6 स्प्रिंग्स आती हैं, जिनमें से 5 मैंने लगा रखी हैं और एक अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन के लिए दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये इसकी स्प्रिंग है, इसको आपको वर्टिकल पोजीशन में कुछ इस तरीके से रख के लगाना है और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, बस इसको वर्टिकल रखना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसको आपको अंदर की साइड पुश करना है और उसके बाद जो बॉल है उसको भी आपको वर्टिकल पोजीशन में रखते हुए यहाँ पर प्लेस कर देना है और उसके बाद आप जो स्प्रिंग है उसको रिलीज कर दें और फिर आप एक बार इसको चेक कर लें प्रेस करके कि ये सही काम कर रहा है क्या। और जब आप सारी जो बॉल्स हैं और स्प्रिंग्स हैं उनको प्रॉपर्ली लगा दें तो उसके बाद जो फ्लाई व्हील है उसको आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करें और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएं, ये अपने आप ही फिट हो जाएगा। और अब ये जो मैग्नेट है और जो फ्लाई व्हील है और जो 1 वे क्लच है उसकी असेंबली को एज इट इज हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है। लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले यहाँ पर एक नीडल बेयरिंग आएगा, तो सबसे पहले इसको लगाना है और इसको आप थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दें और उसके बाद यहाँ पर जो स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर जो वुडरफ की है उसको लगाना है। और जो वुडरफ की है वो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हो आपको इंस्टॉल होने में तो आप उसको थोड़ा सा टैप कर सकते हैं हैमर की हेल्प से, लेकिन इसको आपको जेंटली टैप करना है कुछ इस तरीके से। और जो मैग्नेट है उसको इंस्टॉल करते टाइम ये वाला जो स्लॉट है मैग्नेट के अंदर मेक श्योर करें कि ये जो वुडरफ की हमने लगाई है उसके पैरेलल रहे और उसके बाद इसको अलाइन करते हुए इंसर्ट कर देना है। उसके बाद एक वॉशर लगेगा और फिर 19 मिलीमीटर का बोल्ट लगेगा जो कि मैग्नेट को होल्ड करेगा। और मैग्नेट को होल्ड रखने के लिए मैं एक यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैग्नेट को होल्ड रखते हुए ये जो 19 मिलीमीटर का नट है इसको हमें सॉकेट की हेल्प से टाइट करना है। और जो नट है उसको टाइट कर दिया है तो अभी जो मैग्नेट होल्डर है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद बारी आएगी जो स्टार्टर गियर की ड्रिवन गियर है उसको लगाने की। तो इसका जो स्मॉल डायमीटर वाला सेक्शन है, मतलब जिसमें छोटी साइज के टीथ बने हुए हैं, वो अंदर की साइड रहेगा और जो बड़ा वाला डायमीटर है वो बाहर की साइड। दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है तो ये डॉट बाहर की साइड रहेगा। तो इसको बेसिकली जो स्टार्टर मोटर की गियर है वो और जो हमारा फ्लाई व्हील है उसकी गियर्स हैं वो उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि इसका जो होल है वो LH कवर में यहाँ पर जो होल बना हुआ है उसके साथ अलाइन हो जाए। और ऐसा करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल है वो ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद इसकी जो पिन है उसको लगाना है। और उसके बाद लगेगा ये वाला वॉशर या फिर स्लीव बोल सकते हैं आप इसको, कुछ इस तरीके से, एंड दैट्स इट। उसके बाद लगानी है 2 डाउल्स, एक यहाँ पर लगेगी और जो दूसरी वाली है वो यहाँ पर लगेगी। नेक्स्ट स्टेप होगा जो इसका गैस्केट है वो लगाना है। तो गैस्केट्स को जो दोनों डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करना है और उसके बाद इसको एज इट इज़ प्लेस कर देना है। फिर बारी आती है जो LH कवर है उसको लगाने की। तो LH कवर में अगर आपने जो कोइल है उसको रिमूव किया है तो 3 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स यहाँ पर लगते हैं। ये CPS है, क्रैंक पोजीशन सेंसर, और 2 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स यहाँ पर लगते हैं। और यहाँ पर एक 5 मिलीमीटर का एलन बोल्ट लगा हुआ है जो कि एक ब्रैकेट को होल्ड करता है और ब्रैकेट का काम है जो वायरिंग है कोइल की और CPS की उसको थोड़ा सा अरेंज करके रखना।
और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रोमेट लगा हुआ है जिसके थ्रू जो वायर्स हैं वो पास हो रखे हैं। तो अगर ये ग्रोमेट आपने निकाल लिया है तो फिर यहाँ पर इसके पीछे की साइड आपको थोड़ा सा 3 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, जिससे कि इस साइड से ऑयल लीकेज का इश्यू ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव नहीं की हैं बिकॉज इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो LH कवर है उसको एज इट इज़ इंस्टॉल कर देते हैं। और LH कवर को इंस्टॉल करते टाइम इसको थोड़ा सा फर्मली होल्ड करें बिकॉज मैग्नेट है वो कॉइल को अपनी साइड पुल करेगा। तो उसी टाइम आपको जो दोनों डाउल्स हैं उनको मिलाना है और उसके बाद जो मैग्नेट कवर है या फिर LH कवर आप बोल सकते हैं वो फिट हो जाएगा। और अब इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगाने की बारी है। तो इसमें टोटल 9 बोल्ट्स लगते हैं, जिनमें से 7 बोल्ट्स सेम साइज़ के हैं और 2 बोल्ट्स हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं। तो सबसे पहले जो 2 डिफरेंट साइज़ वाले बोल्ट्स हैं वो बता देता हूँ। एक तो बेसिकली यहाँ पर लगेगा और दूसरा वाला लगेगा यहाँ पर। और उसके बाद बाकी के जितने भी बोल्ट होल्स बच गए उनमें ये 7 जो बोल्ट्स हैं सेम साइज़ के, इनको लगाना है। बोल्ट्स ये सारे सेम है, मैं बस इनको इनकी कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जो ज़्यादा ख़राब कंडीशन के बोल्ट्स हैं वो नीचे की साइड हैं और जो अच्छी कंडीशन के बोल्ट्स हैं वो ऊपर की साइड हैं, बिकॉज नीचे की साइड ज़्यादा डर्ट और डस्ट लगती है इंजन में। और अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। अब बारी आती है जो NPS की स्प्रिंग है, बेसिकली न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, उसकी स्प्रिंग और उसकी जो कैप है उसको लगाने की। तो सबसे पहले जो कैप है उसके अंदर जो स्प्रिंग है उसको इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे की साइड आपको जो होल दिख रहा है, ये जो स्प्रिंग है ये इसकी कैप के साथ इसके अंदर इंसर्ट करनी है। अब जगह काफ़ी कंजेस्टेड है तो एक बार मैं लगा लेता हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद बारी आती है जो NPS है उसको लगाने की। तो ये मैं नया यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज जो पुराने वाला था उसका वायर है वो यहाँ से ओवर द टाइम वेयर आउट होकर के टूट गया था। और इस वाले में भी मैंने एक थोड़ा सा ये चीज़ फिर से ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जुगाड़ किया है, यू कैन से। बेसिकली ग्लू गन की हेल्प से ये जो वायर है इसको मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। बिकॉज ये नया सेंसर है लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो वायर था वो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर शो कर रहा था बिकॉज सर्दी का मौसम है और ये पैकेट में कुछ इस तरीके से था, तो उसकी वजह से जो वायर का बाहर का कवर है वो क्रैक हो गया था। और इसको लगाने से पहले इसकी जो ओरिंग है वो लगेगी यहाँ पर, थोड़ा सा ओरिंग को लुब्रिकेट कर देंगे। और उसके बाद जो NPS है उसके अंदर ये जो ब्रोंज वाला जो पार्ट दिख रहा है जो कि गोल्ड कलर के जैसा ब्राइट हो रहा है, इसको ये जो हमने स्प्रिंग और कैप लगाई है इसकी साइड रखते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। उसके बाद इसके 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको कुछ इस तरीके से लगाना है और टाइट करना है। उसके बाद बारी आती है जो ड्रेन बोल्ट है उसको लगाने की। तो ड्रेन बोल्ट और उसके ऊपर इसका एक क्रश वॉशर और इन दोनों को यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले इनको करेंगे हल्के हाथ से टाइट और उसके बाद थोड़ा सा और एंड दैट्स इट। बिकॉज अगेन जो क्रैंकेस है वो एल्यूमिनियम का है, बोल्ट है वो स्टेनलेस स्टील का, तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। और हमारा जो न्यूट्रल सेंसर है उसका जो वायर है उसको एक बार यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इसी के साथ जो LH साइड का काम है वो हमारा अभी के लिए होता है कंप्लीट। ये जो इंस्पेक्शन होल्स हैं इनको एक बार के लिए हम क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज जब इंजन की टाइमिंग हमें मैच करनी होगी तो उस टाइम इनकी जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर सबसे पहला जो काम हम करने वाले हैं वो करेंगे ये जो स्टड्स हैं इनको चेक कि ये प्रॉपर्ली टाइट है या नहीं है। यहाँ पर मैंने एक स्टड है उसको निकाल रखा है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये कौन सी साइड से लगेगा और इसको टाइट कैसे करते हैं। तो स्टड बेसिकली जिस साइड थोड़ा सा ज्यादा थ्रेड है इस साइड की कंपैरिजन में यहाँ पर आप देखेंगे कि थ्रेड अमाउंट है वो ज्यादा है। तो जिस साइड ज्यादा थ्रेड अमाउंट है और यहाँ पर एक थोड़ा सा उभरा हुआ सेक्शन भी है तो ये सेक्शन नीचे की साइड रहेगा और जो प्लेन सेक्शन है जिसमें सिर्फ थ्रेड्स हैं वो ऊपर की साइड रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार लगा लेता हूँ और अभी करते हैं इनको टाइट। तो वैसे तो जो स्टड्स हैं उनको टाइट करने के लिए इनका प्रॉपर टूल भी आता है बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका एक और तरीका है जो कि बिल्कुल उतना ही परफेक्टली काम करता है जितना कि टूल करता है। वो ये है कि आप इसके जो थ्रेड्स हैं उन्हीं की साइज के 2 बोल्ट्स ले लें और फिर सबसे पहले एक जो बोल्ट है उसको लगा दें और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा बोल्ट है उसको लगा दें और फिर दोनों जो नट्स हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट कर दें और उसके बाद आप जो ऊपर वाला नट है उसको टाइट करेंगे
तो जो स्टड है वो टाइट हो जाएगा। और जब स्टड है वो रिक्वायर्ड टॉर्क पर टाइट हो जाए तब उसके बाद आप इनको फिर से लूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी के 3 स्टड्स हैं उनको भी टाइट करना है, तो मैं उनको जल्दी से टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और लाइक तो अभी जो सिलेंडर किट का पूरा पैकेट आता है उसके अंदर से मैंने जो पिस्टन है और जो पिस्टन रिंग है उसकी जो पैकेजिंग है उसको निकाल लिया है। तो अभी पिस्टन में हम पिस्टन रिंग्स इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज होंडा के जो सिलेंडर किट के जो बॉक्सेस आते हैं उनमें सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई होती हैं। तो सबसे पहले तो जो पिस्टन है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट गैस्केट है जो कि थोड़ा डैमेज है। उसके अलावा 2 सर्क्लिप्स हैं पिस्टन पिन को होल्ड करने के लिए। पिस्टन की पिन है, इसको डाउल भी बोलते हैं पिस्टन की। और उसके अलावा 2 लोकेटिंग डाउल्स हैं, तो इनको एक बार साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा पिस्टन। वैसे होंडा ने पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की है सारी चीज़ों की, बट फिर भी एग्जॉस्ट गैस्केट है वो डैमेज हो गया। अब बारी आती है रिंग्स की। और यार जो नए पार्ट है उनको निकालने की जो फीलिंग है ना वो अलग ही होती है। तो बेसिकली ये हमारी 5 रिंग्स हैं। एक बार आपको ब्रीफली समझा देता हूँ 5 रिंग्स कौन कौन सी हैं। तो जो गोल्ड कलर की रिंग है उसको ऑयल रिंग बोलते हैं, ऑयल एक्सपेंडर रिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, ऑयल रेल रिंग भी बोलते हैं इसको। और उसके ऊपर और नीचे की तरफ 2 रिंग्स लगती हैं, जिनमें से एक को लोअर रेल रिंग बोला जाता है और दूसरी को अपर रेल रिंग बोला जाता है। तो ये 3 रिंग्स हो गई। उसके बाद बची 2 रिंग्स। तो इन दोनों में से एक टॉप 1 रिंग है और एक टॉप 2 रिंग है। लेकिन शाइन के केस में ये जो दोनों रिंग्स हैं इनमें टॉप 1 और टॉप 2 नहीं लिखा हुआ है। अब ये पर्टिकुलरली मैंने जो किट मंगाया है उसी में हुआ है या फिर सब में ऐसा आता है वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो जरूर बता देता हूँ। तो बेसिकली 2 तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के। पहला ये है कि जो रिंग्स का एंड गैप है उसके थ्रू, तो जिस पिस्टन रिंग में ज़्यादा एंड गैप है वो ऊपर की साइड आएगी और जिसमें कम एंड गैप है वो नीचे की साइड आएगी। दूसरा तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है कि आप देख सकते हैं एक रिंग है वो क्रोम कलर में है और जो दूसरी रिंग है वो थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर है। तो जो डार्क ब्लैक कलर है वो सेकंड टॉप रिंग है और जो क्रोम कलर की रिंग दिख रही है आपको वो टॉप 1 रिंग है। तो अब इन रिंग्स को जो पिस्टन है उसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो रिंग्स आइडेंटिफाई करने का तरीका है ये सिर्फ शाइन स्पेसिफिक है, क्योंकि मैंने जो पुराना वाला सिलेंडर है इसका वो भी चेक किया था और कुछ और रिसोर्सेज हैं वहाँ से भी ट्राई किया था पूछने का। तो उसके बाद ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये सिर्फ शाइन के लिए ही एप्लीकेबल है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक साइड की जो सर्क्लिप है उसको लगा लेते हैं। तो जो सर्क्लिप है वो मैं इस साइड की लगाने वाला हूँ, बिकॉज ये इनटेक साइड है, मतलब पिस्टन इंजन में इस तरीके से लगेगा अगर एग्जॉस्ट है वो इस साइड फेस कर रहा है तो, विच मीन्स कि ये पार्ट है ये लेफ्ट साइड का हो जाएगा। और मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे लिए जब ये पिस्टन क्रैंकशाफ्ट में हम इंस्टॉल कर देंगे तब राइट साइड की जो सर्क्लिप है वो लगाना आसान रहेगा। तो अभी मैं जो लेफ्ट साइड वाली सर्क्लिप है उसको लगा रहा हूँ। और सर्क्लिप को लगाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है वो लगा लेंगे। तो सर्क्लिप का जो कट वाला सेक्शन है उसको कुछ इस तरीके से अंदर की साइड पुश करना है और उसके बाद जो सर्क्लिप है उसको प्रेस करेंगे। और थोड़ी सी हेल्प ले रहा हूँ मैं एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की, छोटी साइज का है काफी। सर्क्लिप वाला पार्ट सबसे डिफिकल्ट होता है कैमरा के ऊपर कैप्चर करना। और जैसे ही सर्क्लिप उसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंस्टॉल होगी तो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी और क्लिक की साउंड से आप समझ सकते हैं कि जो सर्क्लिप है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है। और जो सर्क्लिप है उसको लगाते टाइम हमें जो पिस्टन का ये वाला एरिया है इसको डैमेज नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर जो पिस्टन की जो पिन है वो लगती है और हम नहीं चाहेंगे कि हम स्क्रैच्ड पिस्टन के अंदर जो पिन है उसको लगाएं। अब करते हैं पिस्टन के उस एरिया को लुब्रिकेट जहां पर पिस्टन रिंग्स लगने वाली हैं। सबसे पहले लगाएंगे जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसको यहां पर लगाना है, लास्ट वाला जो स्लॉट है उसके अंदर, कुछ इस तरीके से। और ये जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है इसके जब एंड्स कनेक्ट होते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप एम बनाइए इनके एंड्स का, जो मतलब इसके एंड्स हैं जो कनेक्ट होते हैं उसकी जो शेप है वो कुछ लोग बोलते हैं कि एम बनाइए, कुछ बोलते हैं कि डब्ल्यू बनाइए। लेकिन इसमें मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप एम बनाएं चाहे डब्ल्यू बनाएं, बिकॉज ये एक कंटिन्यू पैटर्न है। तो आप जब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो आप चाहे एम बनाइए चाहे डब्ल्यू बनाइए, डजेंट मैटर।
अब बारी आती है नीचे वाली जो रेल रिंग है, जिसको लोअर रेल रिंग मैंने बताया था, उसको लगाने की। तो इसको लगाना है। इसमें भी कुछ लोग ये जिस साइड पुश होती है उस साइड लगाना इसको प्रीफर करते हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बेसिकली जिस रिंग को आप नीचे की साइड लगाने वाले हैं उसको आप नीचे की साइड पुश होने की डायरेक्शन में लगाएं, बिकॉज अगर आप इसको रोटेट कर देंगे तो ये ऊपर की साइड होने लग जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज इसमें किसी भी साइड कोई भी मार्किंग नहीं है, और मैंने अभी तक जितने भी सर्विस मैनुअल्स पढ़ी हैं, वर्कशॉप मैनुअल्स पढ़ी हैं, उनमें मैंने ऐसा टॉपिक कहीं पर भी नहीं देखा है। बाकी अगर आपकी प्रेफरेंस है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों रिंग्स सेम है, बस इनको लगाने का जो तरीका है वो आप इस साइड रख सकते हैं नीचे वाली का, और ऊपर वाली का आप इस साइड रख देना। तो सबसे पहले जो नीचे वाली रिंग है उसको लगा लेते हैं, और उसके बाद बारी आती है ऊपर वाली जो अपर रेल रिंग है उसको लगाने की। तो इसको आप ऊपर की साइड रखें, इसको ऐसे ना लगाएं। ट्राई करके देख लेते हैं इस बार ये तरीका, मतलब कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई डिफरेंस होने वाला है, बिकॉज मैंने मेरी R15 में ये डायरेक्शन देखे बिना ही लगाया था और वो बिल्कुल सही चला था। उसका इंजन सिलेंडर उसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये वाली जो रिंग है इसको ऊपर की साइड रखते हैं और उसके बाद लगा देते हैं। अब बारी आती है सेकंड टॉप रिंग की। तो इन रिंग्स में इनको आप किस साइड लगाएंगे वो मैटर करता है। तो टॉप 1 और टॉप 2 तो आइडेंटिफाई मैंने करवा दिया था। अब बारी आती है इसको किस डायरेक्शन में लगाएं, ऐसे या फिर ऐसे। तो इसका सिंपल सा रूल है, जिस साइड ये टॉप लिखा हुआ है ये साइड ऊपर की साइड रहेगी, और ये लगने वाली है सेकंड जो स्लॉट है उसके अंदर। लेकिन ये जो 3 रिंग्स हमने लगाई थी इनको हमने एक्सपेंड भी अच्छी तरीके से कर लिया और इनको हमने फ्लेक्स भी किया था। लेकिन ये वाली जो रिंग है टॉप 1 और टॉप 2, इनको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो रिंग है उसको इतना आपको नीचे की साइड लेकर के आना है और इसका जो स्लॉट है उसमें अलाइन करना है, और उसके बाद इसको धीरे धीरे आप नीचे की साइड लेकर के आएंगे और थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड करें, ज़्यादा एक्सपेंड इसको नहीं करना है। और इसको लगाते टाइम काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये जो मटेरियल है इसका वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है, तो ये पिस्टन है उसको भी डैमेज कर सकती है। और ये कुछ इस तरीके से लग गई है। अब बचती है लास्ट वाली रिंग, टॉप 1 रिंग। वैसे इस पर लिखा तो नहीं हुआ है, बट मैंने बताया उस तरीके से अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया इसको, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। वैसे इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ये सबसे ऊपर वाले स्लॉट में लगेगी। एंड दैट्स इट। अब बारी आती है जो पिस्टन है उसको क्रैंकशाफ्ट है उसकी जो कनेक्टिंग रोड है उसमें लगाने की। तो इसमें जो इन साइड आपको दिख रही है वो रहेगी इस तरीके से, इनटेक की साइड, मतलब जिस साइड कार्बोरेटर लगता है उस साइड, और उसके बाद जो पिन है उसको हम स्लाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो पिस्टन है उसके इस वाले सेक्शन को, पिस्टन की पिन को और जो कॉन रोड है उसको यहाँ से अच्छे से लुब्रिकेट करना है, और उसके बाद जो इनकी डायरेक्शन है उसको इस साइड रखते हुए जो कनेक्टिंग रोड है उसके ऊपर पिस्टन को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, और उसके बाद इनके जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए जो पिस्टन पिन है उसको लगा देना है। अब बारी आती है जो सर्कलिप है उसको लगाने की। तो इसको लगाने का तरीका मैं दिखा चुका हूँ, सेम तरीके से इसको यहाँ पे लगाना है, तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले एक क्लीन क्लॉथ को लेकर के ये जरूर मेक श्योर करना है कि कपड़ा है वो साफ हो। कुछ इस तरीके से उसको रख देना है ताकि जो सर्कलिप है वो क्रैंकेस में ना गिरे। ऑलराइट, तो अब बारी आती है डाउल्स हैं उनको लगाने की। तो सिलेंडर लगने से पहले जो डाउल्स लगती हैं उनमें 2 यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं, वो यहाँ पर लगेंगी। तो ये गई पहली डाउल, और कुछ इसी तरीके से जो दूसरी है उसको लगाना है। और अब बारी आती है जो गैस्केट है सिलेंडर का उसको लगाने की। तो इसकी सबसे पहले जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसको चेक करना बहुत सिंपल है। इसके जो इस साइड के 2 होल्स हैं जो कि क्रैंक केस में भी आप देख सकते हैं, इनकी जो लोकेशन है उसको इनके साथ मैच कर लें जो कि इस साइड होगी, और उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसको इसके अंदर से पास थ्रू करके जो गैस्केट है उसको लगाना है, साथ ही साथ जो पिस्टन है उसको भी, और लास्ट में जो डाउल्स हैं उनके साथ इसको अलाइन कर देंगे। और अब बारी आती है जो पिस्टन रिंग्स हैं उनका जो गैप है उसको सेट करने की।
तो सबसे पहले मेरी खराब हैंड राइटिंग के लिए सॉरी, बट इन स्टड्स के बीच में पिस्टन को प्लेस करने के बाद मैं कुछ इसी तरीके से लिख पाया। बेसिकली पिस्टन रिंग्स के गैप की जो पोजीशन है वो शो कर रखी है मैंने अभी। तो जो एक्सपेंडर रिंग हमने लगाई थी गोल्ड कलर की, उसका जो एम या डब्ल्यू हमने बनाया था वो यहाँ पर रखना है। उसके बाद जो ऑयल रेल रिंग जो हमने लगाई हैं अपर और लोअर, उनमें से जो लोअर है वो R1 है और जो अपर है वो R2 है। तो R1 का गैप यहाँ पर रखा है मैंने और R2 का जो एंड गैप है वो यहाँ पर रखा है। उसके बाद T1 और T2 बच गई, तो T1 का गैप यहाँ पर है और T2 का गैप यहाँ पर है। बिकॉज इसकी जो सर्विस मैनुअल है वो तो अवेलेबल है नहीं, तो इसका जो प्रॉपर पिस्टन रिंग्स का जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो पता चला नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाया और साथ ही साथ जो R15 की जो पिस्टन रिंग्स मैंने एडजस्ट की थी उनसे थोड़ी सी रेफरेंस ली और उसके बाद इसका जो पिस्टन रिंग्स का एंड गैप है वो प्लेस किया है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब करना है सिलेंडर को इंस्टॉल। तो उससे पहले इसकी जो वॉल है अंदर वाली उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद इसको इंजन ऑयल की हेल्प से अच्छे से लुब्रिकेट करना है। और लुब्रिकेशन वाली सेम प्रोसेस जो पिस्टन है उसके लिए भी रिपीट करनी है। और साथ ही साथ मेक श्योर कि जो पिस्टन रिंग्स का जो गैप हमने सेट किया है वो मूव ना हो। उसके बाद एक बार टाइमिंग चेन है उसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर रहा हूँ। आप ऐसा तभी करें जब आपके पास मैग्नेट पेन हो, अदरवाइज आपको जो टाइमिंग चेन है उसको किसी वायर की हेल्प से बांध करके जो सिलेंडर है उसमें जो टाइमिंग चेन के लिए सेक्शन बना रखा है उससे पास थ्रू करनी पड़ेगी और शायद ये जॉब आपके लिए 2% हो जाए। तो अभी जो सिलेंडर है उसको कुछ इस तरीके से जो स्टड्स हैं उनके साथ अलाइन करके नीचे की साइड पुश करते हैं और पुश करते टाइम जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको भी अंदर की साइड रखना है। और फिर बारी आती है जो पिस्टन है उसको जो सिलेंडर है उसके अंदर इंसर्ट करने की। तो सबसे पहले इनको अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो रिंग्स हैं उनको हमें थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा और ऐसा करते हुए हमें जो सिलेंडर है उसको पुश करना है। और इस प्रोसेस में आप थोड़ा पेशेंस रखें और जब पिस्टन रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएं तो उसके बाद आप जो सिलेंडर है उसको पुश कर सकते हैं। और अभी जो मैग्नेट पेन है उसकी हेल्प से मैं जो टाइमिंग चेन है उसको निकाल लेता हूँ। और अब बारी है जो दूसरी टाइमिंग चेन की गाइड है उसको लगाने की। तो इसमें यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से रहेगा और ये जो स्मूथ लाइन बनी हुई है ये कुछ इस तरीके से लगेगी। और इसका ये वाला जो सेक्शन है वो क्रैंकेस के अंदर इसका स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर फिट हो जाता है। तो आप एक बार इसको स्लाइड करते जाएं और जब आपको लगे कि ये लॉक हो चुका है तब आप इसको इस तरीके से मूव करके देख सकते हैं। अब एक बार फिर से जो टाइमिंग चेन है उसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और अभी जो पिस्टन के ऊपर एक्सेसिव इंजन ऑयल लगा हुआ है उसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब लगने वाली हैं 2 डाउल्स और हेड गैस्केट। तो सबसे पहले जो दोनों डाउल्स हैं उनको इनकी जो लोकेटिंग प्लेस है वहां पर लगाना है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर बारी आती है जो हेड गैस्केट है उसको लगाने की। तो हेड गैस्केट है उसके अंदर आप जो 4 होल्स देख सकते हैं उनमें से 2 बड़ी साइज के होंगे, 2 छोटी साइज के, बिकॉज 2 जो बड़ी साइज के हैं उनमें डाउल्स लगने वाली हैं। तो उनको आप कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद जो हेड गैस्केट है उसको आप ड्रॉप कर दें। और अब बारी आती है सिलेंडर हेड को इंस्टॉल करने की। लेकिन जो सिलेंडर हेड है उसको लगाने से पहले हमें इसको प्रेप करना पड़ेगा और प्रिपरेशन में सबसे पहली जो स्टेप होने वाली है वो होगी कि जो वाल्व्स हैं उनको लगाएंगे हम। तो ये जो वाल्व्स हैं ये बाय मिस्टेक दूसरी साइज़ के आ गए थे और उसकी वजह से ये जो काम है ये एक बार फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। वैसे इसके बारे में इंस्टाग्राम पर मैंने बताया था, तो आप लोग अगर वहाँ पर नहीं हैं तो आ जाइए, स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ मैं। एनीवेज बैक टू द वर्क। जो वाल्व्स हैं उनको मैंने रिप्लेस करवा लिया है। इनकी जो सीट्स हैं वो लेथ मशीन शॉप से बनवा ली हैं। अब इनको जो सिलेंडर हेड है उसके अंदर इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम जो ये वाली जो प्लेट्स हैं जो कि स्प्रिंग्स हैं उनको नीचे की साइड से एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करती हैं, इनको लगाएंगे। तो इन दोनों को ये जो गाइड्स हैं इनके अंदर लगाना है और लगाने का तरीका सिंपल है। जो इनका फ्लैट सरफेस है वो नीचे की साइड रहेगा और जिस साइड कुछ कर्व्स वगैरह और जो उभरे हुए सेक्शंस बने हुए हैं वो ऊपर की साइड रहेगा। और दोनों आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, दोनों सेम है। एक यहाँ पर लगेगी और दूसरी वाली यहाँ पर। और वैसे
वैसे इसकी जो एग्जॉस्ट की जो वाल्व की गाइड है वो भी रिप्लेस हुई है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि लेथ मशीन शॉप है वो अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करके आपको रिप्लेस करके दे देंगे। वैसे इनके बारे में इन डिटेल फिर कभी बता दूंगा। अभी जो वाल्व ऑयल सील्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, और वाल्व ऑयल सील्स हैं उनको इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा उनको अंदर से लुब्रिकेट करना है, और थोड़ा सा हम जो गाइड्स हैं उनको भी लुब्रिकेट कर लेंगे। उसके बाद जो वाल्व की सील है उसको जो गाइड है उसके ऊपर जस्ट ऐसे प्लेस करना है और थोड़ा सा पुश करना है, एंड दैट्स इट। और सेम दूसरी साइड होने वाला है। उसके बाद बारी आती है जो वाल्व्स हैं उनको लगाने की। तो वैसे तो ये इंडिविजुअली करना चाहिए, पहले एक वाल्व को लगा लें, उसकी स्प्रिंग, रिटेनर क्लिप्स और जो कोटर्स हैं उनको लगा लें, और उसके बाद दूसरा वाल्व है उसमें सेम प्रोसेस करनी है। लेकिन मैं एक बार आपको दोनों ही लगा करके दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये एग्जॉस्ट की साइड है, ये इनटेक की साइड है। और ज्यादातर इंजन जो मैंने रिबिल्ड किए हैं, ज्यादातर क्या सारे ही इंजन में जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो इनटेक वाल्व के कंपेरिजन में हमेशा छोटी साइज का होता है। तो ये रहा एग्जॉस्ट का वाल्व, इसकी साइज छोटी है, इसकी जो सीट है उसकी साइज भी छोटी है, बेसिकली इसका जो पोर्ट है वो ही छोटी साइज का है। तो ये लगेगा इस साइड। लगाने से पहले इसका जो स्टेम है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे। ये चीज़ दोनों वाल्व्स के साथ हमें सेम फॉलो करनी है। और उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व लग गया एग्जॉस्ट की साइड, और इनटेक वाल्व लग जाएगा इनटेक की साइड, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बारी आती है जो स्प्रिंग्स हैं उनको लगाने की। तो जो होंडा शाइन है उसमें एक वाल्व के ऊपर दो स्प्रिंग्स लगती हैं, एक छोटी साइज़ की, एक बड़ी साइज़ की। तो जो स्प्रिंग्स हैं, जैसे हमने क्लच स्प्रिंग्स लगाई थी उनको हमने किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया था। वाल्व स्प्रिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। वाल्व स्प्रिंग्स को उनकी जो डायरेक्शन होती है उसी में लगाना होता है। यूजुअली नीचे की साइड रखनी होती है जो साइड, उस साइड पे मार्किंग बनी हुई होती है, लेकिन वो ओवर द टाइम वेयर आउट हो जाती है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल है। इसमें जिस साइड स्प्रिंग्स है उसके दो पोर्शंस के बीच में गैप ज़्यादा है, वो साइड ऊपर की साइड रहेगी, और जिस साइड गैप कम है वो नीचे की साइड रहेगी। बिकॉज जो कंप्रेशन होता है वो इस साइड से नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। तो इसको यहाँ पर मैं एक बार रख देता हूँ। वैसे स्प्रिंग्स भी इसमें 4 लगेंगी, 2 छोटी 2 बड़ी। छोटी वाली दोनों सेम है, बड़ी वाली दोनों सेम है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है उसको हमने लगा दिया है। इसके अंदर ये दूसरी स्प्रिंग लगानी है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। जो गैप है वो ज़्यादा है वो ऊपर की साइड, गैप कम है वो नीचे की साइड, और इसी तरीके से इस साइड लगाना है। लेकिन एक बार ये वाला जो वाल्व है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस साइड का जो है काम वो मैं बाद में कर दूंगा, बिकॉज प्रोसेस सेम है। अब बारी आती है स्प्रिंग की जो रिटेनर क्लिप है उसको लगाने की। तो इसमें एक साइड उभरा हुआ सेक्शन है और एक साइड थोड़ा कम उभरा हुआ सेक्शन है। तो जो कम उभरा हुआ सेक्शन है वो ऊपर की साइड रखेंगे, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और ये भी दोनों सेम है, तो कौन सी भी आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद बारी आती है वाल्व की जो कोटर्स हैं उनको लगाने की। तो वाल्व की जो कोटर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी लगने के बाद, तो इनको इसी डायरेक्शन में लगाना है। एक और तरीका है इनको आइडेंटिफाई करने का। बेसिकली इनमें एक साइड है वो ज़्यादा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द लोअर साइड। तो जिस साइड जो गैप है, मतलब जो ब्रॉडनेस है वो कम है, वो नीचे की साइड रहेगी। जिस साइड ज़्यादा ब्रॉड है वो ऊपर की साइड रहेगी। और यहाँ पर एक स्लॉट भी बना हुआ है जो कि जो वाल्व है उसमें यहाँ पर फिट होता है, जिसकी वजह से ये जो रिटेनर क्लिप है उसको होल्ड कर लेता है इस वाली को, और उसके बाद जो स्प्रिंग्स हैं वो कंप्रेस्ड रहती हैं। तो अभी जो ये वाली कोटर है इसको मैं एक बार यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वाल्व कंप्रेशर टूल की, लेकिन कुछ केसेस में इस टूल के बिना भी काम चल जाता है। तो वो मेथड है वो इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर वो अप्लाई हो गया तो आपको टूल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर इंजन के लिए। अगर अप्लाई नहीं होगा तो फिर ये टूल है, ये वैसे मैंने और वीडियोस में भी बता रखा है। जैसे कि मैंने ड्यूक 390 का इंजन रिबिल्ड किया था पार्ट 2, उसमें मैंने वाल्व कंप्रेशर टूल ही काम में लिया था, बिकॉज उसकी स्प्रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ आती हैं। तो या तो जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ वो सक्सेस हो जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए, अदरवाइज इसमें बता देंगे। तो अभी जो दूसरा मेथड है वो शो करता हूँ मैं आपको। जो सेकंड मेथड है उसके लिए बेसिकली आपको जो वाल्व है, इस केस में हम जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसकी जो कोटर्स हैं उनको लगा रहे हैं, तो उसका जो डायमीटर है उसकी साइज़ का आपको एक सॉकेट चाहिए। उस सॉकेट को कुछ इस तरीके से रखना है, और उसके बाद जो ये हेड है उसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ, और सरफेस जो है फ्लैट, उस सरफेस के ऊपर आपको जो सिलेंडर हेड है उसको उस सॉकेट की हेल्प से अटैच रखना है। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि जब हम जो ये स्प्रिंग्स हैं और जो कोटर्स हैं उनको पुश करेंगे तो जो वाल्व है, जो वाल्व स्टेम है, उसके ऊपर भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नीचे की साइड ना जाए। इससे होगा क्या कि वाल्व है वो अपनी पोजीशन पर होल्ड रहेगा, और जो स्प्रिंग्स हैं उनको हम कंप्रेस कर देंगे। तो जो कोटर्स हैं वो चांसेस हैं कि इनके जो स्लॉट्स हैं उन पर फिट हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से जो दोनों थम्स हैं उनको यूज़ करके आपको इसको प्रेस करना है।
दिस इज हाउ इट्स डन। वैसे ये यूनिवर्सल मेथड है, लेकिन कुछ सिलेंडर हेड्स में यहाँ पर इतनी जगह नहीं आती है, इसमें तो वो जो होल्डर लगा हुआ था कैमशाफ्ट और रोकर्स को होल्ड करने के लिए वो हट जाता है, तो ये आसान हो गया। स्प्लेंडर में करना काफी डिफिकल्ट है, उसमें टूल यूज करना पड़ता है। अब बारी आती है दूसरे की, तो इसका मेथड भी सेम होने वाला है। मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये वाला जो टूल है, इसको अगर आपको एक्शन में देखना है तो आपको 390 की जो बिल्ड है उसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। वैसे चांसेस हैं कि आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, बट अभी मत जाना, एक बार इसका इंजन है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेना उसको। अब बारी आती है जो कैमशाफ्ट होल्डर प्लेट है उसको लगाने की। तो इसके अंदर बेसिकली इस साइड ये 2 पिंस बनी हुई हैं। वैसे ये रिमूवेबल हैं या नहीं उसका मैं अभी कह नहीं सकता, बिकॉज मैंने कोशिश की थी, मुझसे तो ये निकली नहीं, मे बी जैम्ड हो। एनीवेज इन दोनों को यहाँ पर ये 2 होल्स बने हुए हैं, इनके साथ अलाइन करना है। साथ ही साथ ये जो कर्व है, मेक श्योर आप इसको इसी साइड रखें। वैसे इसको अगर आप उल्टा लगाना चाहेंगे तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। सो ये अच्छा काम है ज़्यादातर इंजन पार्ट्स का, जो चीज़ जहाँ लगने के लिए बनी है वो वहीं लगती है। कुछ इस तरीके से टैप करके इसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद बारी आती है जो कैमशाफ्ट है उसको लगाने की। तो मेक श्योर इसको लगाने से पहले आप इसके जो बेरिंग्स हैं उनको अच्छे से लुब्रिकेट कर लें। थोड़ा सा ऑयल इनके लोब्स हैं उनके ऊपर भी लगा दें, और जो बेरिंग्स के जो आउटर वाले सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ऑयल है वो लगा दें, जिससे कि जो इंस्टॉलेशन है वो ईजी होगी। और जब हम इंजन को पहली बार स्टार्ट करेंगे या फिर टाइमिंग वगैरह मैच करने के लिए टर्न करेंगे तो ये ड्राई नहीं चलेगा। उसके बाद कैमशाफ्ट में जिस साइड छोटी साइज का बेरिंग है उसको इस साइड रखना है, जिस साइड बड़ी साइज का बेरिंग है उसको इस साइड रखना है। और वैसे भी इसमें जो थ्रेड्स बने हुए हैं, जिस साइड कैम का गियर लगता है वो इस साइड रहने वाला है। इसको कुछ इस तरीके से पुश करना है, और उसके बाद जो बेरिंग्स हैं उनको लगने के लिए जो स्लॉट्स बने हुए हैं उनमें ये फिट हो जाएगी। फिर बारी आती है जो रोकर आर्म्स हैं उनको लगाने की। तो होंडा शाइन के केस में, इस पर्टिकुलर इंजन के केस में, जो रोकर आर्म्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। बेसिकली दोनों रोकर आर्म्स सेम है, उनको आप किसी भी साइड लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रोकर आर्म्स हैं उनको इंस्टॉल करते टाइम इनका जो ये रोलर वाला सेक्शन है ये कैमशाफ्ट की साइड रहेगा, और जो ये एडजस्टिंग स्क्रू और इसका जो नट है ये हमारे जो वाल्व की जो स्टेम है उसकी साइड रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करना है। ये वाले स्लॉट्स हैं रोकर्स को लगाने के लिए, और सेम दूसरी साइड करना है। फिर बारी आती है जो रोकर आर्म की शाफ्ट्स हैं उनको लगाने की। वैसे रोकर आर्म्स हैं उनको लगाते टाइम भी आपको उनको लुब्रिकेट करना है अच्छे से, और सेम सिचुएशन जो रोकर आर्म शाफ्ट्स हैं उनके साथ है। और लुब्रिकेशन के अलावा एक चीज़ और माइंड में रखनी है, वो ये कि इनमें जो होल्स बने हुए हैं उनके अंदर आपको कुछ थ्रेड्स वगैरह दिख रहे होंगे। तो वो जो थ्रेड्स हैं वो यहाँ पर जो ये 2 होल्स बने हुए हैं इनके साथ मैच करने हैं। तो बेसिकली लेफ्ट साइड इनटेक की साइड जो रोकर आर्म शाफ्ट लगेगी उसमें जो होल है वो इस साइड होना चाहिए, और एग्जॉस्ट वाली साइड ये वाला जो होल है ये इस साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं ऑयल अप्लाई कर लेता हूँ इनके ऊपर, बिकॉज जो रोकर आर्म्स हैं उनको मैंने पहले लुब्रिकेट कर लिया था। और अब बारी आती है इसको लगाने की। तो इस साइड इनके जो इंस्टॉलेशन के पोर्ट्स हैं वो हैं, और लगाते टाइम जो रोकर आर्म्स हैं उनको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू डू दैट। उसके बाद बारी आती है जो 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो ये बोल्ट्स हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इनकी साइज कुछ ऐसी है। वैसे 2 और बोल्ट्स हैं इनके जैसे दिखने वाले, लेकिन उनके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा गैप बना हुआ है। बेसिकली जिनके अंदर थ्रेड से पहले थोड़ा सा गैप है वो टाइमिंग चेन का जो स्प्रोकेट है उसके बोल्ट्स हैं। यहाँ पर और यहाँ पर हमें ये जो बोल्ट्स हैं इनको लगाना है, लेकिन लगाने से पहले जो होल्स हैं शाफ्ट के अंदर उनको मैच करना पड़ेगा, बिकॉज अलाइन नहीं होंगे तो ये जो बोल्ट्स हैं ये लग नहीं पाएंगे। और उसके लिए होंडा वालों ने एक ट्रिक रखी है अपनी स्लीव में, वो है इन्होंने दोनों साइड जो शाफ्ट्स हैं उनमें ये कट बना रखे हैं, दूसरी साइड भी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है वो लेंगे, और इनके जो ये कट्स हैं इनके अंदर जो फ्लैट हेड है वो आसानी से फिट हो जाएगा। उसके बाद हम इनको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टर्न कर सकते हैं जो होल है उसको अलाइन करने के लिए। तो एक बार फिर से इसको मैं लगा देता हूँ। उसके बाद जो होल्स हैं उनको अलाइन कर लेते हैं, फिर जो बोल्ट है उसको ड्रॉप करना है। That's one। अब बारी आती है जो दूसरा वाला है उसकी, एंड ये भी लग गया। थोड़ा सा कर देते हैं इनको टाइट। पूरा टाइट इनको तब करेंगे जब जो सिलेंडर हेड है उसको हम जब सिलेंडर है उसके ऊपर माउंट कर देंगे। साथ ही साथ बारी आती है कैमशाफ्ट को जो होल्ड करके रखती है प्लेट उसको लगाने की। तो इसके साथ 10 मिलीमीटर का एक बोल्ट लगता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, और बेसिकली जो प्लेट है वो यहाँ पर लगती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो बोल्ट है उसको लगाना है, इसको भी थोड़ा सा टाइट कर देंगे, हैंड टाइट। और अब बारी आती है जो सिलेंडर हेड है उसको माउंट करने की। तो बेसिकली इसके जो 4 स्टड्स हैं उनको इसके 4 होल्स के साथ अलाइन करना है। साथ ही साथ जिस साइड से टाइमिंग चेन निकल रही है मेक श्योर आप
इसकी डायरेक्शन है उसको भी उसी की साइड मैच रखें। एक बार फिर से डबल चेक कर लें डाउल्स वगैरह, गैस्केट वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर हैं क्या। टाइमिंग चेन है उसको एक बार थोड़ा सा मूव करके देख लें कि वो फ्री है क्या, अपनी सही पोजीशन पर स्लॉटेड है क्या। उसके बाद जो सिलेंडर हेड है उसको जस्ट आपको ड्रॉप करना है। साथ ही साथ जो टाइमिंग चेन की गाइड्स हैं उनको भी अंदर की साइड लेना ना भूलें। एंड आई थिंक ये सब करने के बाद यू विल बी गुड टू गो। यप। उसके बाद बारी आती है 4 जो बोल्ट्स हैं, अब बोल्ट्स या नट्स जो भी बोलना चाहें, बिकॉज ये दोनों चीज़ों का फ्यूजन है। उसके अलावा इनके 4 वॉशर्स हैं उनको लगाना है। तो बेसिकली एक वॉशर लगेगा, उसके बाद जो बोल्ट कम नट लगेगा, और इसी तरीके से बाकी के जो 3 होल्स हैं उनको भी फिल करना है। अब बारी आती है इनको हैंड टाइट करने की, एंड दिस टाइम हैंड टाइट से आई लिटरली मेंट दैट, हैंड टाइट ही करना है। एंड यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक है वो हो गया है सर्विस मैनुअल ना होने का हमारे पास। बिकॉज देखो यार, कोई भी नट और बोल्ट है उसको लगाते टाइम आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो चलेगा, मीन्स की टॉर्क है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी चलता है। बिकॉज अगर आप ओवर टॉर्क कर देंगे तो बोल्ट है वो टूट जाएगा, और अगर कम टॉर्क करेंगे तो फिर वो लूज रहेगा। लेकिन जो सिलेंडर हेड के बोल्ट्स हैं उनके लिए जो टॉर्क है वो स्पेसिफिक रहता है, कुछ में डिग्रीज वगैरह भी रहती हैं। साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जो वॉशर्स हैं उनको लुब्रिकेटेड रखना है या फिर ड्राई रखना है। साथ ही साथ जो स्टड्स हैं या फिर जो बोल्ट कम नट्स हैं उनको लुब्रिकेट करना है या ड्राई रखना है। लेकिन हमारे पास वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको चारों को ड्राई रखा है अभी के लिए। और अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली टाइट करेंगे तब तक जब तक कि हमें थोड़ा जो ड्रैग है या फिर ये बोलूँ कि थोड़ा टाइटनेस है वो फील ना होने लगे तब तक। तो जो 12 मिलीमीटर का सॉकेट है, मैं 1/2 इंच का जो सॉकेट सेट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। उसकी हेल्प से ग्रेजुअली जो चारों बोल्ट्स हैं उनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करते जाएंगे। और अभी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है, सो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा मैं इनको टाइट करने वाला हूँ। अब यार इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है, या मतलब बिना टॉर्क रेंज के और बिना टॉर्क रेंज के कोई तरीका भी नहीं है मैं बता दूँ आप लोगों की हाँ इतना टाइट कर दो। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस और फील के बेसिस पे ही करी जाती है। एंड आई थिंक दैट सफिशिएंट। अब बारी आती है 2 ये लॉन्ग साइज के 10 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं इनको ड्रॉप करने की, और ये जाने वाले हैं, ये 2 होल्स हैं इनमें। सो दिस इज द वन एंड दैट्स द अदर वन। और उसके बाद इनको करना है टाइट, और इनको वैसे ही टाइट करना है जैसे कि बाकी के छोटे वाले बोल्ट्स को किया था। और इन तीनों को टाइट करना भी नहीं भूलना है। तो सबसे पहले जो 2 8 मिलीमीटर वाले बोल्ट्स हैं उनको टाइट करना है, और उसके बाद जो 10 मिलीमीटर वाला बोल्ट है उसको टाइट करना है। दैट्स इट। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले जो कैम की पोजीशन है वो फिगर आउट करनी है। बेसिकली ये जो सेक्शन आपको ऊपर की साइड उठा हुआ दिख रहा है ये इसी साइड होना चाहिए। नीचे की साइड अगर ये होगा, मतलब पूरा 180 डिग्री अगर ये अपोजिट होगा, दैट मीन्स कि ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो कंप्लीट करके आई है। अभी ये कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर है, तो इस पोजीशन में हमें जो टाइम है उसको मैच करना है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये वाला जो सेक्शन है इसको आप ऊपर रख के कर सकते हैं। अब बारी आती है जो टाइमिंग चेन है उसको निकालने की। अब इसको जो कैमशाफ्ट है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे एक बार के लिए। ऑलराइट, तो अब बारी है सबसे पहले जो TDC है उसको फाइंड करने की। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, जो कि करेंगे हम जो ये इंस्पेक्शन होल्स हैं और एक ये बोल्ट होल, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए जो होल है उसके थ्रू। तो 19 मिलीमीटर का स्पैनर लेना है, उसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम। लेकिन अभी बिकॉज जो टाइमिंग है वो टाइमिंग चैन का स्प्रोकेट है उसमें मतलब नहीं लगा रखी है, तो इसको कुछ इस तरीके से हमें होल्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और कोशिश करेंगे टॉप डेड सेंटर फाइंड आउट करने की। वो कैसे करना है, बेसिकली ये जो आपको होल दिख रहा है छोटी साइज का, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक कट बना हुआ दिखेगा। उस कट के जस्ट पैरेलल आपको एक टी मार्क है, उस टी मार्क के पास में एक कट बना हुआ है, उसको लेकर के आना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टी है उसको लेकर के आना है। टी फॉर टाइमिंग। इसके पास में एक एफ दिखेगा, एफ मींस फायर, उसको आपको नहीं लेके आना है। टी जो बना हुआ है उसको यहां पर लेकर के आना है। ऑलराइट, तो जो टॉप डेड सेंटर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है।
अगेन जो टी है उसके जस्ट पास में जो मार्क है उसको यहाँ पर मैच करना है एंड दैट्स इट। अब बस ये मेक श्योर करना है कि जितना भी हम अभी काम करने वाले हैं उसमें जो टाइमिंग है वो हमेशा टॉप डेड सेंटर के ऊपर ही रहे। और अब बारी आती है जो टाइमिंग चेन का स्प्रोकेट है उसको लगाने की। तो सबसे पहले जो कैम शाफ्ट है उसको कुछ इस तरीके से बेसिकली जो ये वाला इसका सेक्शन है इसको जस्ट ऊपर की साइड रखेंगे। उसके बाद जो स्प्रोकेट है उसके अंदर आपको एक डॉट का जो मार्क दिख रहा है उसको ऊपर की साइड रखेंगे हम। और ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमें इस तरीके से रखनी है। डॉट का जो मार्क है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए और जो दोनों लाइंस बनी हुई है वो सिलेंडर हेड का जो ये वाला सरफेस है इसके पैरेलल होनी चाहिए। और ये सब हमें करना है तब जब जो कैम शाफ्ट है उसका जो स्प्रोकेट है उसके ऊपर टाइमिंग चेन है वो लगी हुई हो। और साथ ही साथ जो नीचे वाला टॉप डेड सेंटर है उसमें भी जो टी का मार्क है उसके जस्ट पास में जो लाइन है उसको मैच करके रखना है। तो जो प्रोसेस है वो मैंने बता दी है, अब मैं कर और लेता हूँ। वैसे सुनने में जितना डिफिकल्ट लगता है एक्चुअल में उतना है नहीं। एक बार आपको जब पता चल जाता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है देन यू विल गेट यूज्ड टू इट। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं जो टाइमिंग है वो प्रॉपर नहीं है। टॉप डेड सेंटर बिल्कुल सही है लेकिन जो टाइमिंग है वो एक टीथ आगे की साइड आ रखी है तो हम इसको एक टीथ पीछे करेंगे। उसके लिए क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले जो स्प्रोकेट है उसको निकाल करके थोड़ा सा नीचे रखेंगे। उसके बाद इस साइड से जो टाइमिंग चेन है उसका एक जो लिंक है उसको हम ऊपर कर देंगे और ये जो लिंक है ये उस साइड ड्रॉप कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब फिर से एक बार टाइमिंग मैच करके देखते हैं। स्प्रोकेट के जो होल्स हैं वो जो कैमशाफ्ट है उसके साथ अलाइन कर लिए हैं। टीडीसी भी प्रॉपर है और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमिंग सही है। अभी आपको इसमें इतना मूवमेंट दिखेगा। उसको किल करने का सिंपल सा तरीका है कि जो टाइमिंग चेन एडजस्टर जहां पर लगने वाला है एक बार वहां पर आप अपनी जो फिंगर है उसको पुश कर दें। बेसिकली हम पुश कर रहे हैं जो टाइमिंग चेन की साइड वाली गाइड है उसको। और उसके बाद जो टाइमिंग है उसको देख लें आप कि उसकी जो मार्किंग्स हैं वो सिलेंडर हेड का जो सरफेस है उसके पैरेलल है या नहीं। और अगर आपको लगे कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, टीडीसी भी है, जो डॉट है वो भी ऊपर की साइड है और जो होल्स हैं वो भी मैच कर रहे हैं, तब आप इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगा दें। और बोल्ट है उसको 1 बाय 1 लगाएं और क्रैंकेस के अंदर बोल्ट ड्रॉप मत कर देना बिकॉज इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक कि मैग्नेट पेन है वो भी बोल्ट्स हैं उनको निकाल पाएगा क्या। तो बहुत ही केयरफुली जो बोल्ट्स हैं वो लगाने हैं। इसी तरीके से दूसरा बोल्ट है उसको लगा देंगे। और अभी के लिए इनको मैं थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ, मतलब जितना मैं इसको हाथ से होल्ड करके जो 8 मिलीमीटर का स्पैनर है, रिंग स्पैनर, इसकी हेल्प से कर सकता हूँ। उसके बाद हम जो इंजन है उसको 360 टर्न है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और देखेंगे कि सब कुछ सही है क्या, कोई अलग आवाज़ नहीं आ रही हो, ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो किसी भी चीज़ के मूवमेंट में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ चेक कर लेंगे जो रोकर्स हैं उनमें और जो वाल्व्स के स्टेम्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो। अगर गैप नहीं है तो आप एक बार टेम्परेरीली गैप है वो क्रिएट कर सकते हैं। वाल्व क्लियरेंस हम थोड़ी देर में एडजस्ट करेंगे, एक बार जस्ट थोड़ा गैप होना चाहिए बस। उसके बाद इसको करना है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट। लेकिन उससे पहले एक बार जो टाइमिंग चेन का जो टेंशनर है वहाँ पर एक बार फिर से आपको अपनी फिंगर उसको प्लेस करना है और अब इसको रोटेट करेंगे। और अभी तक तो सब सही है। बेसिकली जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी मिसअलाइंड है तो एक बार उसको प्रॉपर्ली अलाइन कर लेता हूँ मैं। और अभी बारी है टीडीसी देखने की। तो टीडीसी है वो यहाँ पर है और जो टाइमिंग चैन का जो स्प्रोकेट है उसके जो मार्क्स हैं वो भी प्रॉपर्ली अलाइन है। दैट मीन्स कि हमारी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर्ली सेटल डाउन हो गई है और कोई भी इशू नहीं है। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी रिमूव ऑन कर सकते हैं, जो कि होने वाली है जो टाइमिंग चेन का टेंशनर है उसको इंस्टॉल करना। लेकिन उससे पहले एक बार जो ये 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं बिकॉज इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज ये टूट जाएंगे। तो एक बार फिर से जो टाइमिंग गाइड है उसको पुश करना है और जो इंजन है उसको एक बार फिर से काउंटर क्लॉकवाइज टर्न करेंगे इतना कि ये वाला जो बोल्ट है ये ऊपर की साइड आ जाए। फिर ये वाला जो सॉकेट है इसको होल्ड रखेंगे और एक 8 मिलीमीटर का, इस केस में मैं सॉकेट यूज कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से इसको टाइट कर देंगे। अब फिर से इसको टर्न करना है और जो दूसरी साइड का बोल्ट है उसको ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे और उसको भी टाइट कर देंगे। और अब टेंशनर को लगाना है, लेकिन उससे पहले इसका जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट जो कि हमने डिसमेंटलिंग के टाइम पे यूज़ किया था उसको रिमूव करना है। उसके बाद एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसमें फ्लैट हेड लगने की जगह होती है, वहाँ पर उसको लगा करके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर जो स्क्रू ड्राइवर है उसको होल्ड रखते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से रिलीज करेंगे बिकॉज अगर थोड़ा सा भी इसमें आप अगर जर्क लगाने की कोशिश करेंगे या गलती से लग जाएगा तो
ये होगा। बेसिकली जो टाइमिंग चेन एडजस्टर है वो रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है। क्लॉकवाइज टाइट करना है, होल्ड करना है, हल्के हाथ से रिलीज करना है और कुछ इस तरीके से इसको इस पोजीशन में रखना है। और फिर लगाना है इसका गैस्केट। तो गैस्केट को अलाइन करना है इसके होल्स के साथ। इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। और अब बारी आती है इसके दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो जो इसका ओरिजिनल 8 मिलीमीटर का बोल्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये वाला रिप्लेस किया हुआ है। ये बोल्ट सेम साइज़ का मिला नहीं, तो इसलिए एक बार ये लगा रहा हूँ। ये वैसे पहले से चेंज किया हुआ है, ये मेरी करतूत नहीं है। तो दोनों जो बोल्ट्स हैं उनको उनके जो होल्स हैं उनके साथ अलाइन करना है और उसके बाद टाइट करना है। तो जब टाइमिंग चेन एडजस्टर है वो एक्टिवेट नहीं हो तो टाइमिंग चेन है वो कुछ इस तरीके से लूज रहती है। उसके बाद जो एडजस्टर है उसको बैक इन एक्शन आने के लिए दो मेथड्स हैं। या तो आप इसको टैप कर दें और उस शॉक की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। बट अगर नहीं हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको आपको उसका जो स्लॉट है उसमें लगाना है और इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर दें। एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो स्प्रिंग है उसकी वजह से ये जितनी इसकी डिजायर्ड टेंशन है वहां पर जाकर के ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अब जो टाइमिंग चेन है उसको एक बार फिर से चेक करा देता हूं। और अब जो टाइमिंग चेन है वो देख सकते हैं आप प्रॉपर्ली टाइट हो चुकी है। और उसके बाद इसकी जो ओरिंग है मेक श्योर वो इसकी प्लेस पर हो। और फिर इसका जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको फिर से लगा देंगे और इसको भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और अभी एक बार फिर से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके जो TDC है उसके ऊपर जो इंजन है उसको करना है। और TDC पर आने के बाद में मेक श्योर कि जो रोकर्स हैं उनके अंदर जो फ्री प्ले है वो होना चाहिए और जो डॉट है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। और अभी इस कंडीशन में हम जो वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो इनटेक है उसकी जो वाल्व क्लियरेंस है उसको 0.08 mm पर सेट करना है और जो एग्जॉस्ट है उसकी वाल्व क्लियरेंस को 0.12 mm यानी कि 0.12 mm पर सेट करना है। तो सबसे पहले जो इनटेक है उसकी जो क्लियरेंस है उसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला नट है इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, साथ ही साथ ये चीज़ देख लेंगे कि जो एडजस्टिंग स्क्रू है वो फ्रीली मूव हो रहा हो। उसके बाद फिलर गेज लेना है और उसको जो वाल्व स्टेम है और जो रोकर का एडजस्टिंग स्क्रू है उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और फिर जो ये स्क्रू है इसको हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे और चेक करते रहेंगे कि जो ड्रैग है वो कितना है। अभी जैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग है तो इसको थोड़ा सा इस साइड कर देंगे और अभी जो ड्रैग है वो सफिशिएंट है। ड्रैग होना चाहिए ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट। और उसके बाद ये वाला जो एडजस्टिंग स्क्रू है इसको होल्ड रखते हुए जो नट है उसको टाइट करना है। अभी हैंड टाइट इसको मैंने कर दिया है। और शाइन की केस में ये 10 मिलीमीटर का है तो कुछ इस तरीके से जो स्पैनर है उसको रखना है। और ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है इसको होल्ड करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है जो कि अभी नहीं है यार, पता नहीं कहाँ गया। तो इसको होल्ड कर लेते हैं प्लायर की हेल्प से, नोज प्लायर की हेल्प से। और उसके बाद जो नट है उसको बस इतना टाइट रखना है। एक बार फिर से जो वाल्व क्लियरेंस है उसको चेक करेंगे। जो ड्रैग है वो सफिशिएंट है और वाल्व क्लियरेंस है वो सेट हो चुकी है। और इसी तरीके से जो एग्जॉस्ट की साइड का वाल्व है उसकी वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करना है, लेकिन उसको 0.12 mm के ऊपर सेट करना है, 0.12 mm। तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और अभी जो एडजस्टेड वाल्व क्लियरेंस है उसके साथ हमें जो इंजन है उसको एक बार फिर से 360 रोटेट करना है। फिर से इसका जो TDC है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से जो वाल्व क्लियरेंस है दोनों साइड की उसको चेक करेंगे एंड इट्स गुड। और अब बारी आती है जो दोनों इंस्पेक्शन होल्स हैं उनके जो बोल्ट्स हैं, कवर्स बोल सकते हैं जिनको, उनको लगाने की। तो इनके साथ इनकी जो ओरिंग्स हैं मेक श्योर आप उनको लगा लें और उसके बाद इनको इनकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पर माउंट करना है और उसके बाद इनको टाइट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर एक डाउल लगानी है और उसके ऊपर लगेगी एक ओरिंग। और अब बारी आती है जो हेड कवर है उसको लगाने की। तो उसमें सबसे पहले एक ऑरेंज कलर की ओरिंग यहाँ पर लगेगी, तो इसको प्लेस कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद लगेगा इसका गैस्केट जो कि मैंने नए गैस्केट के साथ रिप्लेस किया है।
तो ये जो गैस्केट है इसमें बेसिकली इसका जो ये वाला सेक्शन है, इसको जो हेड कवर है उसमें प्लेस करने के लिए स्लॉट बना रखा है। तो उस स्लॉट में ऑल द वे जो गैस्केट है उसको पुश करना है, और जब आप ऐसा कर लें उसके बाद आप जो सिलेंडर हेड कवर है उसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करें कि इसका जो ये वाला सेक्शन है ये इस साइड आए जिस साइड स्पार्क प्लग लगता है, और इसको हमें कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। इसको प्रॉपर्ली अलाइन करके प्लेस करना है, बिकॉज जो 2 ओरिंग्स हमने लगाई हैं, एक लगाई थी हमने जो होल्डिंग प्लेट है उसमें, और एक लगाई थी हेड का जो कवर है उसमें, उनको प्रॉपर्ली अलाइन करना रहता है उनके जो होल्स हैं उनके साथ। और अब जो हेड का जो कवर है वो लग चुका है, तो यहाँ पर 2 वॉशर टाइप सील्स लगती हैं जिनमें अप लिखा हुआ है, वो डायरेक्शन ऊपर की साइड रहेगी। तो एक लगेगी यहाँ पर और जो सेकंड वन है वो यहाँ पर लगेगी। उसके बाद ये 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगेंगे जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनको यहाँ पर प्लेस करना है और उसके बाद इनको टाइट कर देंगे। उसके बाद बारी आती है इस वाली पाइप को इंस्टॉल करने की। तो इसके लिए सबसे पहले एक ओरिंग लगती है यहाँ पर, उसको लगाना है। उसके बाद इसका ये वाला सेक्शन है इसको यहाँ पर अलाइन करना है, और फिर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट यहाँ पर लगेगा, दूसरा यहाँ पर लगेगा जो कि कुछ इस साइज के हैं। अब लगाना है स्पार्क प्लग है उसको। तो स्पार्क प्लग है वो पैकेजिंग में आया था, जिसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसको जस्ट इसकी जो प्लेस है वहाँ पर माउंट करना है। पहले करेंगे इसको हैंड टाइट, और जब ये हैंड टाइट हो जाए तो उसके बाद 1/4 टर्न है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है और ये टाइट हो जाएगा। और अगर आपने ये वाला बोल्ट है इसको भी निकाल लिया था तो इसमें एक कॉपर गैस्केट लगता है, और ये जो बोल्ट है ये खुद उसके बाद लग जाएगा। और इसको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि ये ओपन होने की कंडीशन में है क्या, अगर नहीं है तो फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बिकॉज जब इंजन को हम बाइक में माउंट कर देंगे उसके बाद जब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे तब इस जो बोल्ट है ये इसको हम लूज करेंगे, जिससे कि जो ऑयल सर्कुलेशन है प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम चेक कर पाएंगे। और अब बारी आती है इंजन ऑयल को फिल करने की। तो इंजन ऑयल को फिल करने के लिए एक फनल यूज कर रहा हूं मैं, और इंजन ऑयल मैं यूज कर रहा हूं जो कि है होंडा का 10W30 1 लीटर। और इसमें से इतना इंजन ऑयल मैंने निकाल लिया था, तो इसमें जो बाकी का था वो हमने इंजन में असेंबल करते टाइम यूज कर लिया। तो ये जो बचा हुआ है इसको पोर करेंगे और इसको पोर करेंगे। वैसे जो शाइन की इंजन ऑयल कैपेसिटी है वो 900 ml है, लेकिन जब पूरा इंजन रिबिल्ड होता है उस टाइम 1 लीटर इंजन ऑयल इसमें डलेगा, जो कि इसकी जो ओनर्स मैनुअल है उसमें भी लिख रखा है। आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी जितना भी इस कैन में ऑयल बचा हुआ है 900 समथिंग होना चाहिए, उसको फिल करते हैं सबसे पहले। तो वैसे ड्रेन बोल्ट हमने टाइट कर दिया था, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो डबल चेक करने में कोई इशू नहीं है, बिकॉज फ्रेश इंजन ऑयल आप फ्लोर पर नहीं चाहेंगे। और इसमें जो बचा हुआ है वो भी फिल कर देता हूँ मैं और इसको खोल के अगर फिल करते तो जल्दी हो जाता, बट आई एम जस्ट बीइंग लेजी ओवर हियर एंड दैट्स इट। अब जो फनल है उसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद लगानी है डिपस्टिक। तो डिपस्टिक को लगाने से पहले उसकी जो ओरिंग है उसको प्लेस कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो। इसको भी टाइट कर दिया, और इसी के साथ जो हमारा इंजन है वो हो चुका है कंप्लीटली रिबिल्ड। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं आप लोगों का। बस अगर इतना ही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना, और साथ ही साथ कमेंट्स में आप बताओ ये वाली जो सीरीज़ थी 2 पार्ट्स की, इसके अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कट कर सकता हूँ वीडियो की लेंथ उसको कम करने के लिए, और क्या चीज़ें हैं जो कि मैं बढ़ा सकता हूँ अगर कोई डिटेल मेरे से रह गई हो तो। बस फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।